साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आए हैं टीकमगढ़ के समीप एक गांव में। यहां हम देख रहे हैं कि कई तरह से अगर हम उद्यानिकी फसलों की बात करें, बहुत ही तकनीकी ढंग से लगाया गया है। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे टीकमगढ़ में कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह से कार्य कर रहा है, साथ ही मिलेंगे एक सफल कृषक से। तो आइए हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर B.S. किरार, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं टीकमगढ़ में। नमस्कार किरार साहब। नमस्कार किसान भाइयों। और साथ ही हैं परवेज जी, जो कि एक सफल कृषक हैं। वो हमें बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने उद्यानिकी फसलें यहाँ तैयार की। तो साथियों, सबसे पहले हम चलते हैं किरार साहब के पास। किरार साहब, हम कृषि विज्ञान केंद्र अगर टीकमगढ़ की बात करें तो कौन कौन से ऐसे विशेष कार्य किए जा रहे हैं जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ में विगत 25 वर्षों से किसानों तक उन्नत तकनीक पहुंचाने का कार्य कर रहा है, जिसमें हम किसानों को प्रशिक्षण, प्रदर्शन और साथ में विभिन्न विस्तार गतिविधियां आयोजित करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षण देते हैं। जो जिले की मुख्य समस्याएं होती हैं कृषि आधारित, उन विषयों पर प्रशिक्षण देते हैं, जिससे किसानों की आय बढ़े, साथ साथ किसान आत्मनिर्भर बढ़े और रोजगार के अवसर बढ़ें। इसमें हम लोग प्रयास है कि जो उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने पर मुख्य फोकस किया जा रहा है। साथ में प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं को बढ़ाया जाए। सूक्ष्म सिंचाई योजना से पानी की बचत होती है, श्रम की बचत होती है, साथ साथ उत्पादन 3 से 4 गुना मिलता है, जिसमें हम मल्चिंग और ड्रिप का ज़्यादा सब्जी उत्पादन में बढ़ावा दे रहे हैं और दलहनी और तिलहनी फसलों में स्प्रिंकलर सिंचाई विधियों का उपयोग किया जा रहा है। इस तरह से हम लोग किसानों को लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न विषयों पर कर रहे हैं। साथ साथ पशुपालन पर, मुर्गी पालन, बकरी पालन पर भी हम प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं। महिलाओं के लिए हम मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती निर्माण पर भी हम प्रशिक्षण आयोजित करके महिलाएं मशरूम का सफल उत्पादन कर जिले में नाम स्थापित कर रही हैं। किरार साहब, हम अगर प्रशिक्षण की बात करें तो कृषि विज्ञान केंद्र में किस तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और अवधि क्या क्या है उसकी? कृषि विज्ञान केंद्र में मुख्य जो हमारी फसलें होती हैं, दलहनी, तिलहनी, सब्जी उत्पादन पर 2 दिवसीय, 3 दिवसीय प्रशिक्षण किसानों के लिए आयोजित किए जाते हैं। साथ में व्यावसायिक प्रशिक्षण ग्रामीण युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए 5 दिवसीय, 7 दिवसीय या 15 दिवसीय विषय के ऊपर आधारित रहते हैं। मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, हाईटेक सब्जी उत्पादन और अन्य प्रोसेसिंग संबंधी आयोजन किए जाते हैं, जो अलग अलग अवधि पर रहते हैं। कोई 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, जो विषय के आधार के हिसाब से उनका अवधि निर्धारित की जाती है। किरार साहब, हम अगर बात करें कि टीकमगढ़ में कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं, या अगर उद्यानिकी की भी हम बात करें तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप विशेष बढ़ावा दे रहे हैं और वो उस उत्पादन अच्छा मिल रहा है उससे? अगर हम फसलों की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि हम दलहनी और तिलहनी फसलों पर विशेष फोकस करें, जिससे हमारा देश दलहन और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकें। तो हम जिले में दलहन के क्षेत्र में हम जो उड़द है, चना है, मटर है, उसमें विशेष फोकस है। साथ में तिलहनी फसलों में मूंगफली और सरसों पर विशेष टेक्नोलॉजी और प्रदर्शन दिए जा रहे हैं। साथ साथ सब्जी के क्षेत्र में शिमला मिर्च है, टमाटर है, खीरा है और गोभी वर्गीय फसलों पर विशेष प्रयास है इसको बढ़ावा देने के लिए। धन्यवाद किरार साहब। अब हम चलते हैं, हमारे साथ हैं कृषक से एक सफल कृषक परवेज जी। परवेज जी, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। हम बहुत स्वागत जी। हम सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं कि किस तरह की खेती कर रहे हैं, कितने एकड़ में कर रहे हैं ये खेती? जी, ये खेती हम इस आलमपुरा पंचायत में 35 से 40 एकड़ में कर रहे हैं। इसके बाद हमारी डुमरू भाटा में 8 से 10 एकड़ में है और कुंडेश्वर में 20 से 35 एकड़ में है।
जी। तो ये खेती आप पारंपरिक रूप से कर रहे हैं या फिर मतलब आपके जो आपने शुरू किया किस तरह से, इस बारे में बताएं। जी, हम पारंपरिक खेती हमारे इधर तो इस ज़िले में, इस एरिया में गेहूं, चना, मूंग और उड़द की खेती होती है। लेकिन पहले सब यही करते थे, हम भी यही करते थे। लेकिन हमारी दोस्ती सागर के वसुंधरा एग्री केयर वाले मनोज प्रजापति हैं, उनसे हुई। तो हमारी उनसे मित्रता भी है। उनने हमें इस खेती को करने के लिए हमें फार्म दिखाए, टेक्नोलॉजी दिखाई और हमें इस ओर प्रेरित किया। तो हम उस ओर इसको करने के लिए इच्छुक हुए। तो उनने हमें शुरुआत 8 एकड़ से कराई। तो इसके पहले हमने 8 एकड़ में फसल लगाई। फसल लगाने के बाद उसमें काम किया। काम करने के बाद उसमें लगा के गेहूं और चने से ज़्यादा मुनाफा इस चीज़ में है। तो फिर हम इस खेती पे गए। साथियों, अब समय हो गया है एक ब्रेक का, तो आइए लेते हैं एक ब्रेक। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हम आए हैं टीकमगढ़ में एक खेत पर। यहाँ हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान के प्रमुख डॉक्टर किरार और साथ ही हैं एक सफल कृषक परवेज जी। तो आइए बातों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। परवेज जी, जैसे आपने इस खेती को शुरुआत की और आप बता रहे हैं कि पारंपरिक चलती थी पहले खेती, जो आपके पिताजी के समय जो होती थी, तो इसमें किस तरह की चुनौतियां पेश आई? कुछ तो आपने जो नई विधियां जो अपनाई, तो चुनौतियां कैसी पेश आई और किस तरह से आप उससे उबर पाए? सबसे पहली बात तो ये चीज़ नई थी, तो इसको करने के लिए चुनौतियां तो सामने थी ही, लेकिन कुछ करने के लिए चुनौती भी लेना ज़रूरी थी। तो चुनौती में सबसे पहले अपन ने इसको समझने के बाद इसमें काम शुरू किया। काम शुरू करने के बाद जो जिससे अपन को वर्क लेना था, जो लोग थे वो भी नए थे, तो उनके लिए भी ये काम नया था और हमारे लिए भी नया था। तो गाइडेंस हमें उधर से मिलता गया मनोज भाई से, हम इसमें काम करते गए। तो पहले जैसे हम लोगों को जुताई करने के बाद मेड़ा बनाने थे, तो मेड़ा बनाने का सामान नहीं मिला, तो वो टीकमगढ़ में चलता ही नहीं था, तो वो अरेंज किया। फिर ड्रिप, उन्हीं ने हमें ड्रिप दिलवा दी। फिर ड्रिप दिलवाने के बाद फिर हम लोगों ने ड्रिप बिछाना भी उन्हीं से सीखा, मल्चिंग बिछाना भी उन्हीं से सीखा, पौध लगाना भी उनने हमें सिखवाया। एक उनके साथ जाके हमने अन्य फार्मों पे पहले काम देखा, फिर उधर का काम देख के अपने दर पे लोगों से कराया। जैसा कि अभी हमारे साथ किरार साहब भी हैं, तो वो कृषि विज्ञान केंद्र से आपने किस तरह की ट्रेनिंग ली या विभाग से आपने संपर्क किया, कुछ उसका किस तरह से फ़ायदा लिया? जैसे अब स्कीम पहले अपन इस खेती में गए, फिर अपन को मालूम चला किस विभाग में जाना पड़ेगा, कहाँ से क्या सीखना पड़ेगा। तो कृषि विज्ञान में गए तो उन लोगों ने अपन को ट्रेनिंग दी, बताया कि पौधा इस तरीके से लगाएं, ऐसा लगाएं कि जिससे वो मरे भी नहीं और आपकी सुरक्षित भी रहे। तो उन लोगों ने भी बताया, और फिर साथ साथ उद्यान विभाग ने हमें ड्रिप के लिए भी बताया कि इस पे आपके पास यदि पैसा नहीं है तो आप इसको इस पे प्रधानमंत्री जी की योजना चल रही है, आप ड्रिप भी ले सकते हैं। अच्छा। तो जैसे जैसे इसमें घुसते गए, विभाग का सपोर्ट होता गया, हम आगे बढ़ते गए। इतने बड़े भाग में उत्पादन हो रहा है, तो किस तरह से आप उसकी ग्रेडिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ताकि एक अच्छा मूल्य मिल पाए? ये सब अपने सामने खड़े होके पूरा माल इकट्ठा कराते हैं, उसमें से ग्रेडिंग कराते हैं। जो माल ख़राब होता है उसको साइड में कर देते हैं, ग्रेडिंग करके माल मंडी भेजते हैं। क्योंकि जो माल हम देंगे, हमारा नाम होगा, हमारे फार्म का नाम होगा, हमारे ज़िले का नाम होगा। तो इसलिए हम माल को ग्रेडिंग ही करते हैं और किसी प्रकार की उसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतते हैं, सब काम अपने सामने कराते हैं। किरार साहब, जैसे कि अभी परवेज जी ने बताया कि वो उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से भी मदद ली और उससे भी गाइडेंस लिया, इस तरह के और भी कृषक क्या उम्मीद रखते हैं कि वो कृषि विज्ञान केंद्र आएँ और उनको किस तरह का लाभ होता है? ज़िले में हमारे जो नए युवा किसान हैं वो लगातार उन्नत तकनीक की तरफ बढ़ रहे हैं, व्यावसायिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। वो तकनीकी मार्गदर्शन के लिए कृषि विज्ञान केंद्र में नियमित आकर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन लेकर और शासन की योजनाओं का लाभ लेकर कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। ज़िले में हमारा जो मल्चिंग और ड्रिप का क्षेत्रफल में काफ़ी वृद्धि हुई है,
लगातार किसान इसकी ओर बढ़ रहे हैं। किरार साहब, महिलाओं का कृषि में एक बहुत बड़ा योगदान होता है, तो आप किस तरह से कृषि विज्ञान केंद्र प्रशिक्षण देता है महिलाओं को और किस तरह की सुविधाएं देता है ताकि वो अपने घर के भी काम कर सकें और कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशिक्षण भी अटेंड कर सकें? कृषि में महिलाओं का भी, हमारे 50% महिलाओं का भी योगदान रहता है कृषि कार्यों में। तो हम कृषि के तकनीकी के साथ साथ हम उनको स्वरोजगार के ऊपर भी प्रशिक्षण देते हैं, क्योंकि कृषि की तकनीक के बारे में भी उनको प्रशिक्षण देते हैं, क्योंकि कृषि का कार्य महिलाएं सबसे ज़्यादा करती हैं। तो उनको भी तकनीकी मार्गदर्शन देते हैं। साथ में मशरूम उत्पादन अपने घरों में, घर में रहते हुए मशरूम का उत्पादन कर सकें, उसके बारे में भी हमने महिलाओं को ट्रेनिंग दी है। आज 30 महिलाएं समूह के रूप में अच्छा मशरूम उत्पादन अपने घरों में कर रही हैं। साथ साथ उसके दूसरे उत्पाद बनाकर भी बिक्री कर रहे हैं, जैसे पापड़ है, अचार है, बड़ी हैं, ये भी मशरूम पाउडर बनाकर बिक्री कर रहे हैं। उससे अतिरिक्त आमदनी का सोर्स बनाया है। टेक्नोलॉजी से किसान जुड़ें और उनकी लागत कम हो, इसके लिए आप किस तरह से प्रशिक्षण में ये इनपुट शामिल करते हैं ताकि किसान इससे उबर सकें? अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का सुझाव है, मार्गदर्शन है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, जैविक खेती की तरफ बढ़ें, जिससे कि जो रासायनिक खादों का, रासायनिक दवाओं का प्रयोग कम हो। क्योंकि रासायनिक दवाएं या खादों का प्रयोग हमारे स्वास्थ्य, मिट्टी, जल सभी पर नुकसान हो रहा है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए किसानों को हम सलाह देते हैं कि रासायनिक खादों का, दवाओं का प्रयोग कम करें, हम जैविक खेती की तरफ बढ़ें, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, स्वयं अपना खाद बनाएं और उसका उपयोग करें, जिससे हमारी लागत कम हो। जी, परवेज साहब, अभी बात निकली जैविक खेती की, तो क्या जैविक खेती पे भी आप कुछ फोकस कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में आपने क्या सोचा है? जैविक खेती के लिए हम इस फसल में भी जैवित्र का ही उपयोग कर रहे हैं। अधिकतर हमारा उपयोग इसमें जैवित्र का ही होता है, क्योंकि दवाइयाँ हमें सिर्फ कीटनाशक लेना पड़ती हैं जिससे पौधा हमारा खराब ना हो। बाकी इसमें हम ज़्यादातर उपयोग जैवित्र का ही करते हैं, जो हम स्वयं बनाते हैं और हम उसको बना के उसको ड्रिप द्वारा उसको पौधों के पास भेजते हैं। जैवित्र हम गुड़ बेसन से बना के तैयार खुद करते हैं। जैवित्र बनाने के लिए और वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए क्या आपने कहीं से कोई ट्रेनिंग ली, प्रशिक्षण दिया, कुछ इस बारे में कुछ जानकारी हासिल की? हाँ, हमने विभाग के द्वारा जानकारी ली इसमें, जैवित्र कैसे बनाया जाए, कैसे उसमें बैक्टीरिया पैदा होंगे, कितनी मात्रा में बैक्टीरिया चलाना पड़ता है, ये सब हमें विभाग द्वारा बताया गया, कृषि विज्ञान द्वारा हमें बताया गया। उसके माध्यम से उसको हमने सीखा, फिर उसके बाद हमने अपने इस फसलों पे उसका देखा भी है और रिजल्ट भी देखा है। जब गर्मियों में फसल को ठंडक चाहिए पड़ती है तो जैवित्र ही सबसे ज़्यादा उपयोगी रहता है इसके अंदर। परवेज जी, जैसा कि हम उद्यानिकी में आप बहुत अच्छा काम हम यहाँ देख रहे हैं, तो क्या आगे चल के आपने इस तरह का सोचा है कि कुछ पशुपालन पे भी काम करेंगे या एग्रीकल्चर के दूसरे सेक्टर मछली पालन पे भी इस तरह का आगे आपने सोचा है क्या कुछ? जी, सबसे पहले हमने जी सब्जी का काम शुरू कर दिया है। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्लानिंग है वो हम उसमें फ्रूट्स में जाएंगे और फ्रूट्स के बाद जब हम इन दोनों चीज़ों में परफेक्ट हो जाएंगे, इसके बाद अन्य चीज़ों में जाएंगे, पशुपालन में या और भी जो भी सरकार की योजनाएं आएंगी तो उसमें जाएंगे। एक बहुत सफल कृषक के रूप में आप आज मॉडल के रूप में लोगों के सामने हैं। साथियों, अब समय हो गया है एक ब्रेक का, तो आइए लेते हैं एक ब्रेक। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हम आए हैं टीकमगढ़ में एक खेत पर। यहाँ हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान के प्रमुख डॉक्टर किरार और साथ ही हैं एक सफल कृषक परवेज जी। तो आइए बातों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। आइए अब चलते हैं परवेज जी के पास, सफल कृषक की ओर। परवेज जी, इस क्षेत्र में हमने सुना है कि थोड़ी पानी की कमी भी आती है, समस्या से किसान जूझता है,
तो आपको भी ये समस्या आई क्या, और आप दूसरे किसानों को क्या कहेंगे किस तरह से वो पानी की इस समस्या से कभी जूझ पाएँ? पानी की समस्या के लिए अभी जो इसके पहले लोग खेती करते हैं गेहूं चने की, तो वो उसमें पानी खुला छोड़ते हैं। तो हम सबको सलाह यही देंगे कि आप ड्रिप इरिगेशन से, चाहे गेहूं की फसल हो या चने की फसल हो, किसी भी चीज़ की फसल हो, तो आप उसको ड्रिप इरिगेशन से ही करें, क्योंकि उसमें पानी बूंद बूंद पौधे के पास जाता है, पौधा उतना ही उसको पानी चलाना पड़ता है जिसकी उसको ज़रूरत रहती है। तो इस वाली फसल में, ड्रिप वाली फसल में आपको कहीं भी पानी की समस्या नहीं आएगी। कम पानी में भी आप कुएं में पानी स्टोर करते रहेंगे, धीरे धीरे उसमें भर जाएगा। कुआं भरने के बाद आप उसको ड्रिप के माध्यम से चलाएंगे तो पानी की पूर्ति होती रहेगी। पानी की आपको कमी कभी भी नहीं पड़ेगी यदि आप ड्रिप सिस्टम से हैं तो। किरार साहब, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि पानी की बचत के बारे में और खेती में पानी का किस तरह से उपयोग किया जाए, किसानों को आप क्या बताते हैं? किसान भाई समझता है कि मैं अधिक पानी फसल में दे दूंगा तो मेरा उत्पादन बढ़ जाएगा। ये भ्रांतियाँ गलत है। फसल को ज़्यादा पानी भरने की ज़रूरत नहीं है, खेत गीला रहना चाहिए, नमी बनी रहना चाहिए, उससे उत्पादन अच्छा होता है। तो हमारे किसान भाइयों को सलाह है कि जो हमारी दलहनी फसलें हैं या गेहूं की फसलें हैं, इसमें स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करें। वो जो सब्जी वाली फसलें हैं या फलदार पौधे हैं, उसमें ड्रिप सिंचाई विधि का प्रयोग करें, जिससे पानी की बचत होगी। कम पानी में ज़्यादा क्षेत्रफल उपयोग किया जा सकता है, ज़्यादा क्षेत्रफल में खेती की जा सकती है। साथ साथ हम रबी के साथ साथ गर्मी में भी हम कम पानी में ज़्यादा क्षेत्रफल में सब्जी उत्पादन या दलहनी फसलों का उत्पादन करके ज़्यादा अपने संसाधनों का उपयोग करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। किसान जागरूक बने और वो टेक्नोलॉजी का भी सही ढंग से फ़ायदा उठा पाएँ, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ख़ासतौर से नए युवा कृषक जो आज खेती से कभी दूर होने का सोचते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? सबसे पहले हम युवाओं को सलाह देंगे कि वो तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करें, प्रगतिशील किसानों के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, उद्यान की या कृषि विभाग के माध्यम से तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करें। उसके बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो किसान कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं का लाभ लें। उससे ड्रिप है, स्प्रिंकलर है या कृषि यंत्र हैं या दूसरे अन्य संसाधन हैं, सिंचाई के साधन बढ़ाना है, कुएं का काम करवाना है या अपना तालाब बनवाना है, शासकीय योजनाओं का लाभ लेते हुए अच्छी तकनीक की खेती करें तो निश्चित है कि वो उत्पादन खुद का भी बढ़ेगा, साथ में पूरे परिवार को साल भर रोजगार दे सकेगा। और स्थानीय जो हमारे बेरोजगार लोग हैं या जो कम भूमि वाले लोग हैं या भूमिहीन लोग हैं, उनको रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। तो हमारे ज़िले से जो माइग्रेशन की समस्या, पलायन की समस्या है, वो भी धीरे धीरे रुकेगी और किसान को वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलना शुरू हो जाएंगे। परवेश जी, यही बात हम आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आप नए युवा कृषकों से क्या कहना चाहेंगे, ख़ास तौर से जो युवा छोटी छोटी नौकरी तलाशते हुए रहते हैं, उनके पास 1 या 1.5 एकड़ खेत भी रहता है, कुछ ज़मीन भी रहती है, तो उन किसानों को आप क्या कहेंगे कि वो गांव में ही रह के क्या एक अपना भविष्य बना सकते हैं? हम अपने कृषक भाइयों को यह कहना चाहेंगे कि आपके पास यदि ज़मीन है तो आप उस पर अपनी खुद की मेहनत करके उस पर फसल तैयार करें और आप उसको साल भर में, यदि आपके पास 1 एकड़ भी ज़मीन है तो आप 3 से 4 लाख रुपए कैसे भी करके आप उसमें कमा सकते हैं। दूसरों की 5-10 हज़ार की नौकरी करने से अच्छा है कि आप खुद का व्यापार करें। जब आप 1 एकड़ पे परिपक्व हो जाएंगे तो आप अपने आप ही उसको आगे लेंगे। जैसे मैं हूँ, मेरे पास सिर्फ मेरे पास 2.5 हेक्टेयर ज़मीन है, लेकिन मैं लीज पे ज़मीन लेके भी काम कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं आप लोगों को भी सलाह दूंगा कि आपको जहाँ भी ज़मीन लीज पे मिले आप लीज पे ले लें। सरकार आपकी मदद कर रही है, आप सरकार से मदद ले लें और आप सब चीज़ों पे जाके खुद का व्यापार शुरू करें और खुद की कृषि करें। कृषि में अब वो कृषि जो पहले चलती थी वो ख़त्म हो गई है, अब कृषि लाभ का धंधा बन चुका है, सिर्फ आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद परवेश जी। साथियों, देखा परवेश जी ने बताया कि खेती अब लाभ का धंधा बन गया है। और परवेश जी ने एक बात और भी बताई कि अगर हम लागत कम करें, छोटी छोटी सी बातों का अगर ध्यान रखें, टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और कृषि विज्ञान केंद्र और विभाग की सलाह लें, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा लाभ होगा। डॉक्टर किरार साहब ने भी आप चलते चलते एक बार किसान भाइयों को फिर कोई क्या संदेश देंगे? मेरा तो किसान भाइयों को यही संदेश है कि कृषि को बेचें ना, उसको अपने पास सुरक्षित रखें, उसको लाभ का धंधा बनाएं, तकनीक को अपनाएं
और उसी में पूरे परिवार को रोजगार के अवसर ढूंढें और समन्वित कृषि पद्धति को अपनाएं। सब्जी भी उगाएं, फलदार पौधे भी लगाएं, पशुपालन भी करें, अगर हमें तालाब है तो मछली पालन भी करें। समन्वित कृषि पद्धति को अपनाएं, जिससे साल भर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आय साल भर मिलती रहेगी और हमें अपना गांव और घर छोड़ के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद किरार साहब और बहुत बहुत धन्यवाद परवेज जी, आप कार्यक्रम में आए। तो साथियों, अब समय हो गया है खबरें खेती का। आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। बनेगी उद्यानिकी उपज मंडी, सब्सिडी पर मिलेंगे सोलर पंप, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, कृषि यंत्र अनुदान योजना और पान की खेती है लाभकारी। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए उद्यानिकी उपज मंडी बनाई जाएगी। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने एक बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शुरुआत में प्रदेश की ऐसी प्रमुख 11 कृषि उपज मंडी का चयन किया गया है, जिनमें 1 लाख टन से अधिक उद्यानिकी फसलों की आवक होती है। श्री कुशवाहा ने निर्देश दिए कि संचालक उद्यानिकी, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड, प्रबंध संचालक MP एग्रो एवं विशेषज्ञों की टीम 1 माह में विस्तृत सर्वे कर सलाहकार बोर्ड के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। मध्य प्रदेश में अब मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के अंतर्गत सोलर कृषि पंप भी शामिल किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना की अनुदान व्यवस्था को संशोधित किया गया है। अब योजना में परियोजना लागत का श्रेणीवार 5% अथवा 10% राशि किसान द्वारा मार्जिन मनी के रूप में दी जाएगी। शेष राशि के लिए किसान जो ऋण लेंगे उसका भुगतान सरकार करेगी। योजना के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शेष ऋण का भुगतान सोलर कृषि पंप लगने की वजह से कृषि उपभोक्ताओं के लिए अटल कृषि ज्योति योजना और अन्य योजनाओं के तहत वितरित कंपनियों को जो सब्सिडी दी जाती है उसकी बचत से ऋण का भुगतान किया जा सकेगा। योजना के पहले चरण में अस्थायी विद्युत कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं और किसानों को सोलर पंप का लाभ दिया जाएगा। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक हिस्सा है। इस अभियान में बीमित किसानों को उनकी फसल बीमा पॉलिसी दी जाती है। इस अभियान का मकसद गांव के किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए प्रेरित करना है। प्रदेश भर में समय समय पर इसके कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी सिलसिले में बड़वानी जिले में रबी मौसम 2024-25 में बीमित किसानों को फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम 1 फरवरी से शुरू हुआ, जो 15 मार्च तक आयोजित होंगे। इस अवधि में गांव में शिविर आयोजित कर पॉलिसी वितरण का काम किया जाएगा। सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत कृषि यंत्रों के लिए किसानों को अनुदान दिया जाता है। इसी सिलसिले में राज्य सरकार किसानों को मिनी दाल मिल और मिलेट मशीन की खरीद पर सब्सिडी दे रही है। इसके आवेदन की आखिरी तारीख अब 10 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं। 11 फरवरी को लॉटरी के माध्यम से किसानों का चयन किया जाएगा। मिनी दाल मिल और मिलेट मिल के लिए जारी किए गए जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग के लिए अलग अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग अलग सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत लघु एवं सीमांत श्रेणी में सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत पर 55% सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत पर 45% अनुदान दिया जाएगा। इच्छुक किसान जो इस योजना के तहत मिनी दाल मिल और मिलेट मिल मशीन की खरीद पर सब्सिडी का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आवेदन के साथ निर्धारित धरोहर राशि का डिमांड ड्राफ्ट यानी DD लगाना होगा। यह डिमांड ड्राफ्ट आवेदक को अपने जिले के कृषि यंत्र के नाम से बनवाकर जमा कराना होगा। औषधि गुणों से भरपूर पान की खेती किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन है। पान एक बहुवर्षीय बेल है, जिसका उपयोग हमारे देश में खाने के साथ साथ पूजा पाठ के लिए भी किया जाता है। पान की खेती देश के लगभग हर क्षेत्र में की जाती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर समेत अन्य इलाकों में इसकी अच्छी पैदावार होती है। उत्तर भारत में पान की खेती 15 जनवरी के बाद शुरू होती है। पान की अच्छी खेती के लिए जमीन की गहरी जुताई कर भूमि को खुला छोड़ देते हैं। इसके बाद उसकी 2 उथली जुताई करते हैं। फिर बरेजा का निर्माण किया जाता है। यह प्रक्रिया 15-20 से फरवरी तक पूरी कर ली जाती है। तैयार बरेजों में फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर 20 मार्च तक पान बेलों की रोपाई पंक्ति विधि से दोहरे पान बेल के रूप में की जाती है। पान की बेलों के साथ साथ सन की खेती भी करते हैं, जो पान बेलों को आवश्यकता अनुसार छाया व सुरक्षा प्रदान करते हैं।
पान की अच्छी खेती के लिए सावधानी और अच्छी देखभाल की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम फिर कुछ कृषि संबंधी जानकारियों को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार।